हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। बराबर आपकी तैयारी चल रही होगी। परीक्षा को ध्यान में रखकर एक छोटी श्रृंखला आपकी चल रही है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके होते हैं, इनके बारे में चर्चा की जा रही है। 2 या 3 क्लासेस मैंने आपके लिए है इस संविधान से, और ये सभी वीडियो जो है आपको भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं या इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की आपकी संभावना आपकी ज्यादा रहती है, उसको चर्चा की जाएगी। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिलता है। भारत के राष्ट्रपति की बात करिए, भारत का देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान है ना। अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जो है वह यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो अनुच्छेद आपके दिए गए हैं ना, इनको आप किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन कंफर्म आपका इन अनुच्छेदों, जो 14 अनुच्छेद आपके लिए गए हैं, इन अनुच्छेदों से एक क्वेश्चन आपका मिल जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति से संबंधित क्या बात कही गई है ना। मैंने आपको बताया कि भारत का राष्ट्रपति जो है एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। संसद का भाग है, संसद के 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ आपका राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अनुच्छेद 53 की अगर बात करिएगा, 53 में ये कहा गया है कि देश की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है ना। भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 कहता है, और भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है यानी संसद है, उसका सर्वोच्च प्रधान आपका राष्ट्रपति होगा। 2 अनुच्छेद आपके क्लियर हो गए। अनुच्छेद 54 की बात करिएगा, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, और निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया है मैंने आपको पहले भी बताया है। भारत का राष्ट्रपति जो है आयरलैंड के संविधान का जो निर्वाचक मंडल आपका है, यहाँ से आयरलैंड संविधान से निर्वाचक मंडल लिया गया है, और निर्वाचक मंडल का उल्लेख आपका कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 54 है ना। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, और यह निर्वाचक मंडल किस देश के संविधान से लिया गया है, आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर इसमें आपके शामिल होते हैं। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली और पांडिचेरी, इन 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित मेंबर हैं विधानसभाओं के, इनको भी इस निर्वाचक मंडल में आपको शामिल कर लिया गया है। तो यह संशोधन आपको याद रखना होगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, आपको बताना होगा 69। इसके बाद 55 की बात करिएगा, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रक्रिया से होगा, किस रीति के अनुसार होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिया गया है। और अगर मैं बात करूं तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है, और इस प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है ना। इसके बाद अनुच्छेद 56 निर्वाचन नीति के बाद काल, मतलब भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो याद रखिएगा पद ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल होता है। जिस तिथि को वह पद ग्रहण करता है, शपथ लेता है, तब से अगले 5 वर्ष तक आपका कार्यकाल होगा। और भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष। 56 में इसका उल्लेख होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 56 में 57 की बात करिएगा, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए, री-इलेक्शन की बात करिएगा, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए जो सिस्टम है उसका उल्लेख किया गया है। पुनः निर्वाचन की पात्रता को निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 57 के आधार पे। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद आपके लिए मोस्ट ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अनुसार अनुच्छेद 57 को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए जो निर्वाचित योग्यताएं हैं या जो कंडीशंस हैं उनको निर्धारित किया गया है। 58 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं
राष्ट्रपति पद की जो योग्यताएं हैं इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 58 में किया गया है। और इसके अनुसार आपका क्या है कि मैक्सिमम जो न्यूनतम आयु है, मैक्सिमम नहीं सॉरी, जो न्यूनतम आयु है 35 वर्ष होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारत की राष्ट्रीयता होनी चाहिए, और साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा में चुने जाने की जो पात्रता इसके पास होनी चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपकी जो है योग्यता में याद किया जाएंगे, है ना। 60 अनुच्छेद 60 की अगर आप बात करते हैं, 60 में इसके प्रतिज्ञा पत्र मतलब शपथ पत्र का उल्लेख है। शपथ पत्र का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में आपका होता है। तो जो चीजें अभी तक मैंने आपको बताई हैं अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया भारत के अनुच्छेद 52 जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका जो शक्तियां उसका स्वामी होगा राष्ट्रपति। 53 के अनुसार अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। वही अनुच्छेद 55 जो आपका है निर्वाचन रीति का उल्लेख करता है। 56 की अगर बात करिएगा कार्यकाल है, और 57 में आइएगा राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की जो पात्रता है उसको निर्धारित किया गया है। 58 में राष्ट्रपति पद संबंधित योग्यताएं आपकी होंगी। और वहीं अगर बात करिएगा 60 में तो राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रतिज्ञा पत्र होता है उसका शपथ प्रारूप है वह आपका अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आगे आइएगा अनुच्छेद 61, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत यह अधिकार दिया जाता है कि यदि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है या अत्याचारी हो गया है तो उस कंडीशन में एक प्रक्रिया का उल्लेख है, महाभियोग की प्रक्रिया। इस महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या क्या सकता है, हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को निर्वाचन होने के कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही हटाने की प्रक्रिया आपकी महाभियोग के रूप में जानी जाती है। और याद रखिएगा कि यह महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट की जा सकती है। ये कोई नियम नहीं है कि किसी एक ही सदन से स्टार्ट हो, है ना। अनुच्छेद 72 सबसे इंपॉर्टेंट आपका यह भी अनुच्छेद आपका होगा। अनुच्छेद 72 की बात करिएगा तो इसमें आपका जो उल्लेख है क्षमादान का, क्षमादान की शक्ति इसके पास है ना। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का अधिकार दिया गया है। कितना भी कोई दुर्दांत अधिकारी अपराधी हो उसको यदि मृत्युदंड भी उसको दिया गया है तो वह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह उसके मृत्युदंड की सजा कोई भी क्या कर सकता है, वह माफ कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है ना। तो अनुच्छेद 52 आपका हो गया, सॉरी अनुच्छेद 72 आपका हो गया। अनुच्छेद 76 की बात करिएगा, 76 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है महान्यायवादी यानी वो आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 85 लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता, है ना, आह्वान करता है संयुक्त बैठक। 85 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी मुद्दे पर या किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की दोनों बैठकों की आह्वान कर सकता है, संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है अनुच्छेद 85 के अनुसार, 85 के अनुसार। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यह भी आपसे कई बार पूछ लिया गया है। 123 आपका संबंधित है अध्यादेश से, 123 आपका संबंधित है अध्यादेश से। और वही अगर 143 की आप बात करिएगा तो मैं आपको बता दूं ये जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी विषय पर चर्चा के लिए परामर्श के लिए जो है अनुच्छेद 143 पर क्या परामर्श ले सकता है ना। तो ये 13-14 अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको हर हालत में याद रखना होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 60 में मैंने आपको बताया था प्रतिज्ञा पत्र था, शपथ प्रारूप था। 72, 60 के बाद 61 में आइएगा, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को समय से पहले भी क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। महाभियोग के बाद सीधे आ जाइए 72 पर, अनुच्छेद 72 जिसके तहत
अनुच्छेद 72 जिसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 76 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और वहीं अगर 85 की बात करिएगा तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की जो अध्यक्षता है वह राष्ट्रपति द्वारा की अध्यक्षता नहीं, सॉरी, आह्वान किया जाता है। अध्यक्षता तो मतलब लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, है ना। और 123 की अगर बात कर लीजिएगा, 123 में आपका अध्यादेश है। और वहीं अगर बात करिएगा 143 की, तो इस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजों से या मुख्य न्यायाधीश से किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श और परामर्श भी कर सकता है ना। 148 के तहत 148 अगर ऐड कर लीजिएगा, अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत की सीएजी, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। 148 आपका यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है ना। तो ये एक छोटा सा एक क्लास रहा, छोटा सा एक वीडियो रहा जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं वो आपकी बताई गई हैं। उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। अगले दिन मिलते हैं, गुड नाइट।